हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेसिमल जीएस स्टडी। उम्मीद करता हूँ आपकी सीटेट 2023 की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी और उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हम आपके लिए लाए हैं मैराथन क्लास सोशल साइंस की। एक मैराथन क्लास पहले अपलोड हो चुकी है, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए। उसमें हम लोगों ने बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और एनसीईआरटी के जो टॉपिक हैं उसका डिस्कशन किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा मैराथन, तो उसको देख लीजिए। ये दूसरी मैराथन है, ठीक है, ये दूसरी मैराथन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज ही क्लास। और उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है डेसिमल 004, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ये क्यूआर कोड दिया है, इसको स्कैन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर जाकर डेसिमल 004 टाइप करें तो आपको हमारा ऐसा लोगो दिखेगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग प्री पीडीएफ, डेली एमसीक्यू, इम्पोर्टेंट नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करते हैं। तो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस का डिस्कशन। एक तरह से मॉक टेस्ट होगा। आप बताइए कि आपके जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं उसमें से कितने सही हुए हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ये सोशल स्टडी का जो है पेपर है पीवाईक्यू, उसका डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। एक तरह से ये मॉक टेस्ट है। आप जो है बताइएगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में कमेंट में कि आपके कितने सही हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वायु वेग, वायु दाब, वायु दिशा, वायु तापमान, ठीक है। विंड वेन इज यूज्ड फॉर मेजरिंग विंड वेलोसिटी, एयर प्रेशर, विंड डायरेक्शन, एयर टेम्परेचर। बताइए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन है, वायु वेग, वायु दाब, वायु दिशा, वायु तापमान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वायु दिशा, विंड डायरेक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंग के संचरण में मदद करती है? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया है, ठीक है, एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो उसको ज़रूर पढ़िए, ठीक है। एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए, वहाँ से क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। Which one of the following layers of the atmosphere helps in the transmission of radio waves? बताइए, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हिंदी इंग्लिश जो आपको ठीक लगे उसको पढ़िए और इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर है 32, ठीक है, 32 क्वेश्चन नंबर है। आप नंबर वाइज कमेंट में लिख सकते हैं कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही हुआ, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 32 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर है सी, मतलब 3 ऑप्शन, थर्मोस्फीयर मतलब बाह्य वायुमंडल। तो ध्यान रखिएगा, कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो बाह्य वायुमंडल। देखिए ये चित्र डायरेक्ट जो है एनसीईआरटी से है, एनसीईआरटी से है। अभी 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें थंबनेल में यही चित्र बना हुआ है पृथ्वी का, ठीक है। ये कोर है, ये बाह्य कोर है, ये मेंटल है, ये परपटी है, ठीक है। तो इस तरह उसमें लिखा हुआ है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी एनसीईआरटी के तो उसको देख लीजिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डायरेक्ट देखिए वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 33 का राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखो पृथ्वी का चित्र दे रखा है ये, ठीक है। और यहाँ पर लेयर बना दी गई है, पहली लेयर सबसे अंदर वाली, फिर बाहर वाली, फिर ऊपर वाली, फिर सबसे ऊपर वाली। बताना है आपको, यहाँ पे क्रम बताना है। कौन सा क्रम बताना है? परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम, मतलब आइडेंटिफाई द वेरियस लेयर्स ऑफ द अर्थ इन ऑर्डर फ्रॉम इंटीरियर टू आउटर मोस्ट लेयर। मतलब अंदर से बाहर की ओर बताना है कि सबसे पहले अंदर कौन सी लेयर होगी, फिर उसके बाहर, फिर उसके बाहर, फिर सबसे ऊपर कौन सी लेयर होगी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन को, फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए परपटी है, मेंटल है, बाहरी क्रोड है, आंतरिक क्रोड है। मेंटल है, परपटी है, बाहरी क्रोड है, आंतरिक क्रोड है। आंतरिक क्रोड है, बाहरी क्रोड, परपटी, मेंटल। आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मेंटल, परपटी। बताइए, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, मेंटल, क्रस्ट, आउटर कोर, इनर कोर, आउटर कोर, क्रस्ट, मेंटल, इनर कोर, आउटर कोर,
मेंटल क्रस्ट। बताइए क्या होगा। देखिए, पृथ्वी की जब भी आप चित्र देखेंगे सबसे पहले आपको मिलेगा अंदर, सबसे अंदर आपको मिलेगा आंतरिक क्रोड, ठीक है। फिर उसके बाहर मिलेगा सबसे पहले ये वाला क्रोड होता है, इसके सबसे अंदर जो होता है वो आंतरिक क्रोड होता है, फिर बाहरी क्रोड होता है, ठीक है। फिर आपको मेंटल मिलेगा, फिर सबसे ऊपर परपटी मिलेगी, ठीक है। तो इस हिसाब से पहले सबसे अंदर क्या आना चाहिए, आंतरिक क्रोड, फिर क्या होना चाहिए, बाहरी क्रोड, ठीक है। तो पहले ये आंतरिक क्रोड दिया है, फिर बाहरी क्रोड दिया है, फिर उसके बाद मेंटल आएगा, फिर परपटी आएगा। इस हिसाब से ये फोर्थ नंबर जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए। ये वाला चित्र मैं एनसीईआरटी से है, एनसीईआरटी से आज ही मैंने ये एनसीईआरटी की वीडियो अपलोड करी है, ठीक है। एनसीईआरटी अगर आप नहीं देखी है तो देखिएगा, ठीक है। आज जब हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 1 जुलाई है, तो 1 जुलाई को वीडियो अपलोड की है, देखिएगा एनसीईआरटी की। उसमें अंदर ये चीज़ जो है चित्र बना हुआ है, उसको समझाया भी है, ज्वार कैसे आता है, भाटा कैसे आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब बताना है यहाँ पर। और सूर्य ग्रहण दिखाए गए सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि सूर्य ग्रहण दर्शाता है चंद्र ग्रहण, बृहद ज्वारभाटा या लघु ज्वारभाटा। बताइए इसमें से क्या दर्शा रहा है, बृहद ज्वारभाटा या लघु ज्वारभाटा क्या दर्शा रहा है, बताइए। 34 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए मैं आपको इसका चित्र भी दिखा रहा हूँ एनसीईआरटी में कहाँ है। ये देखिए मैंने ये वाला चैप्टर करवाया था, जल वाला, ठीक है, जल वाला चैप्टर कराया था। इसमें मैंने ये थंबनेल में ये चीज़ लगा हुआ है, तो ये वाली वीडियो देखिएगा आप। यहाँ पर मैंने सारा कुछ बताया था, और यहाँ पर नीचे आएंगे आप तो आपको देखो दिखेगा ये। अब देखिए ये चित्र है डायरेक्ट एनसीईआरटी से दिया हुआ है ना। अब जो भी क्वेश्चन में दिखाया वो यहीं से उठाया गया क्वेश्चन। अब आप बता सकते हो कि ये क्या है, लघु ज्वारभाटा है, बृहद ज्वारभाटा है, क्या होगा इसका राइट आंसर, है ना। अब आप बता सकते हैं ना, यहाँ से चित्र को देखिए, यहाँ से ध्यान से चित्र को देखिए और बताइए क्या आंसर होगा उसका, वहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। इस चित्र का स्क्रीनशॉट लीजिए सबसे पहले तो, ठीक है। फिर बताइए क्या होगा उसका राइट आंसर। और इस चित्र को देखिए, ये भी जो हम लोगों ने देखा था ना, वो ऊपर पट्टी वाला, तो वहाँ पे बताया गया है क्या होगा, मतलब कि जो पृथ्वी का चित्र था वहाँ पे देखो सबसे पहले आंतरिक रोड है, फिर बाह्य रोड है, फिर मेंटल मिलेगा, फिर आपको यहाँ पर परपटी मिलेगी। तो ये चित्र इंपॉर्टेंट है, ये चित्र देखो थंबनेल में लगा के बनाया था, तो ये वाली वीडियो आप देखिएगा, ठीक है। ये वीडियो दूसरी है, और जो इससे पहले ऊपर दिखाया सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का चित्र, वो दूसरी वीडियो है। तो इन दोनों वीडियोज़ को देखिएगा। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। अगर एसएसटी का पेपर आपको अच्छा करना है तो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। अब बताइए इसमें क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा। अब ये आपने चित्र देखा कि वहाँ पर ये सूर्य इधर था, सूर्य इधर था, पृथ्वी इधर था और चंद्रमा इधर था। तो क्या बन रहा था, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण तो नहीं बन रहा था, ठीक है। ज्वार भाटा में से कुछ बन रहा था, ठीक है। अब बताना है बृहद ज्वार भाटा था कि लघु ज्वार भाटा था, ठीक है। बताना है कि बृहद था कि लघु था। अब वो अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया तो उसको एक बार देखिए ध्यान से, और फिर बताइए। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, लघु ज्वार भाटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है, क्या कहलाता है। तटबंध, बाढ़ का मैदान, विसर्ग, चाप झील। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है, इसको क्या बोलते हैं, मतलब जब नदी मैदान में से मैदान में प्रवेश करती है ना, तो बहुत इस तरह प्रवेश करती है। अगर किसी, जैसे मान लीजिए पर्वत है, ठीक है, ये कोई पर्वत है, यहाँ से बहेगी तो बहुत तीव्र ढाल से बहेगी, ठीक है। लेकिन जब मैदानी एरिया में जाती है तो इस तरह घूमती है। तो ये क्या होता है, एक तरह से विसर्प है ना, एक तरफ से विसर्प, सांप जैसी आकृति बना रही है ना। अगर ऊपर आप ड्रोन से या हेलीकॉप्टर से देखेंगे तो आपको नदी इस तरह कुछ दिखाएगी, तो इसको बोलते हैं विसर्प, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, विसर्प, ठीक है। ये भी जो है 7th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 7th क्लास की एनसीईआरटी में चैप्टर दिया हुआ है, उसको पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं कराऊंगा भी, ठीक है। तो आप वीडियो देख लीजिएगा, चैप्टर मत पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकांश दुर्गम क्षेत्र में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़ा एवं दवाओं की वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है। मतलब कभी डिजास्टर हो जाए, ठीक है, आपदा हो जाए, तो कौन सा साधन, वायु मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग, क्या सही होगा, बताइए। अब देखिए कहीं आपदा आ गई, तो आपदा आने में क्या होता है, जैसे रोड है, ठीक है, वो टूट जाएगी। अब रेल मार्ग है तो रेल की पटरियाँ भी टूट जाएंगी,
ठीक है। जल मार्ग है, तो मान लो ऐसी जिस जगह वहाँ तक अब जल मार्ग है, मान लो कि कोई झील है जिसके आसपास लोग जो है रह रहे हैं, वहाँ पर कुछ लैंडस्लाइड हो गया तो झील में भी अवरोध आ जाएगा। तो सबसे अच्छा तो होता है वायु मार्ग। ठीक, आप हेलीकॉप्टर या बड़े किसी इस तरह के जहाज़ जो सेना वाले होते हैं उनसे जा कर के आप लोगों को भोजन, जल, कपड़ा और दवाओं को दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होगा इसमें? वायु मार्ग। अगला क्वेश्चन देखिए, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है। कह रहे हैं भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना से संबंधित है। बताइए क्या कहलाती है? नगरीय भूगोल कहलाएगी, जैव भूगोल कहलाएगी, जनसंख्यिकी कहलाएगी, मानव भूगोल। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? अर्बन ज्योग्राफी, बायो ज्योग्राफी, डेमो ज्योग्राफी, ठीक है, और ह्यूमन ज्योग्राफी। बताइए इसका क्या सही विकल्प होगा? क्वेश्चन नंबर है 37, इसका राइट आंसर बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जनसंख्या शब्द है और यहाँ पे जनसांख्यिकी है ना, तो यहाँ से आप ये रिलेट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर था 37। अगला क्वेश्चन देखिए 38। सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। मतलब कि गुजरात में अगर सूर्य 6 बजे अस्त हो रहा है, ठीक है, गुजरात में अगर सूर्य 6 बजे अस्त हो रहा है तो वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में 8 बजे होगा सूर्य अस्त। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, मतलब 2 घंटे लेट होता है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। 1 मिनट, सॉरी मैंने आपको उल्टा उल्टा बोल दिया। यहाँ पे कह रहे हैं सूर्य जो है गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। तो गुजरात में बाद में अस्त होता है, मतलब कि अगर यहाँ पर मान लीजिए 6 बजे हो रहा है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में अस्त, तो यहाँ पर 2 घंटे बाद गुजरात में, ठीक है, 8 बजे अस्त होगा। लेकिन इतना होता नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा ठीक टाइम लगे कि हाँ ये ऐसा हो भी सकता है। तो ये गुजरात में कितने बजे होगा? 6 बजे, 2 घंटे बाद। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। ठीक है, तो 2 घंटे का डिफरेंस है। अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो बताना है ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए को स्पष्ट करता है, ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता। ए सत्य है, आर असत्य है। बताना है ए और आर दोनों सत्य हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर है 38 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए ये जो पहला ऑप्शन है कि कथन है कि गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद सूर्यास्त होता है, ये तो ठीक है, ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन जो इसका कारण दे रखा है कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन मैं एक दे रहा हूँ कि बताइए टाइम का जो डिफरेंस आता है वो अक्षांश की वजह से आता है कि देशांतर की वजह से आता है? ठीक है, वो अक्षांश के कारण आता है या देशांतर की वजह से आता है? आपको ये बताना है कि जो टाइम का डिफरेंस है ना, जो टाइम का डिफरेंस हो रहा है 2 घंटे का, ये किस कारण है? अक्षांश की वजह से होता है, या देशांतर की वजह से? ठीक है, अक्षांश की वजह से। अब देखो पृथ्वी है ना, तो ये अक्षांश होते हैं, ये देशांतर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह देखा होगा ना, ग्रिड बना होता है पृथ्वी के चित्र में। तो वो आपको बताना है कि टाइम क्यों इतना मतलब कि टाइम का डिफरेंस का कारण क्या है। आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ऊर्जा का गैर परंपरागत, ईंधन, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, कोयला। परंपरागत, गैर परंपरागत पूछ रहे हैं। ठीक है, गैर परंपरागत पूछ रहे हैं। बताइए ईंधन होगा, प्राकृतिक गैस होगा, सौर ऊर्जा होगा, कोयला होगा। बताइए इन चारों में से क्या सही विकल्प है? गैर परंपरागत, एक होता है परंपरागत, एक होता है गैर परंपरागत। देखिए ऊर्जा का, ईंधन जो है ये तो परंपरागत है। ठीक है, कोयला भी परंपरागत है। जो सौर ऊर्जा है ये गैर परंपरागत है। ठीक है, सौर ऊर्जा गैर परंपरागत है, और ये प्राकृतिक गैस भी परंपरागत में ही आता है। आगे देखिए, ये 8th क्लास के NCERT में दिया हुआ है संसाधनों वाले में।
8th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वहाँ पर कायदे समझाया गया है। परंपरागत गैर परंपरागत जो है ना, उसको कायदे से टेबल बना के समझाया गया है, तो उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। आगे देखिए, वैसे मैं करवा दूंगा इसको अगली वीडियो में। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है, जहाँ पे मछलियों की जनसंख्या बढ़ाने का काम किया जाता है। सेरिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर। बताना है इसमें से क्या होगा, क्या होगा बताइए। 40 नंबर 40वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसको बोलते हैं पिसिकल्चर। ठीक है, पिसिकल्चर जो है उसको बोलते हैं मछली पालन जो होता है उसको पिसिकल्चर बोलते हैं। अब आपको क्या करना है, सेरिकल्चर क्या होता है, विटिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, इन तीनों को आपको अपने नोट्स में ऐड करना है गूगल करके। और अगर आपने गूगल कर ही लिया है तो कमेंट में भी लिख दीजिएगा कि इसको क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर क्या होता है, विटिकल्चर क्या होता है और हॉर्टिकल्चर क्या होता है। ठीक है, ये आपको होमवर्क है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्तरीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं। स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्तरीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से है। 8th क्लास की एनसीईआरटी में जाओगे तो वहाँ पे ये सारे सेरिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर ये सारे दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने फ़ोटो खींची है एनसीईआरटी की। ठीक है, ये देखिए एनसीईआरटी अगर आप उठाओगे 8th क्लास की ना, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है सारा। एग्रीकल्चर क्या होता है, सेरिकल्चर क्या होता है, पिसिकल्चर क्या होता है, विटिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी से आया है डायरेक्ट। तो आप जो है एनसीईआरटी को हल्के में मत लेके चलो कि हम सीटेट पास कर लेंगे बिना एनसीईआरटी के। पास कर सकते हो, लेकिन अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, नहीं तो इस तरह परेशान घूमोगे कौन सी किताब पढ़ें कौन सी ना पढ़ें। एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बढ़िया किताब है। देखिए अब यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहे हैं कि एक सेकेंड, देखिए एग्रीकल्चर क्या होता है, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान एवं कला, इसे खेती भी कहते हैं। मतलब कि कुल मिलाकर के एग्रीकल्चर क्या है, सरल भाषा में बता दिया गया है कि मृदा की जुताई कर लो, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला। ठीक है, इसे खेती भी कहते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर बोलते हैं रेशम को। ठीक है, सेरिकल्चर रेशम कीट का वाणिज्यिक पालन, ये क्या बोलता है, सेरिकल्चर। सेरिकल्चर आया जब भी रेशम कीट। पिसिकल्चर अभी भी इस क्वेश्चन में ही था, मछली पालन। ठीक है, विटिकल्चर अंगूर खेती, विटिकल्चर जो होता है उसको बोलते हैं अंगूर खेती। और हॉर्टिकल्चर जो होता है वो वाणिज्य उपयोग के लिए, जो सब्जी फूल और फलों को उगाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस इसको ये 2-4 बार पढ़ लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। सेरिकल्चर रेशम कीट, पिसिकल्चर मत्स्य पालन। ठीक है, विटी जो होता है अंगूर खेती, और हॉर्टिकल्चर जो होता है सब्जियों और फूलों को उगाना। अब देखो यहाँ पे बताया गया है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, है ना। अभी हम लोगों ने परंपरागत और गैर परंपरागत वाला डिस्कस किया ना, तो वहाँ गैर परंपरागत क्या होता है। गैर परंपरागत स्रोत जो है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा को नवीकरणीय कहते हैं। नवीकरणीय है और उपयोग किया जा सकता है। मतलब देखो पूरा पैरा ही पढ़ लेते हैं। जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का जो है अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपभोग लगातार होता रहा तो ईंधन के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है के उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि गैर परंपरागत स्रोत कुल मिलाकर के क्या है। ठीक है, इतना पैरा नहीं पढ़ना है, पता चल जाएगा गैर परंपरागत स्रोत क्या है। ठीक है, तो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैंने एनसीईआरटी पढ़ाई है, उसकी वीडियोस पढ़ी हुई हैं, तो उनको ज़रूर देखिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन है कि स्थल का संकरा भाग, स्थल का संकरा भाग जो दो बड़े स्थल भागों को जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं। जल संधि, स्थल संधि, द्वीप, खाड़ी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी एनसीईआरटी से ही है। ठीक है, एनसीईआरटी 7th क्लास की एनसीईआरटी से है। जल संधि, स्थल संधि, द्वीप और खाड़ी क्या बोलेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर है 41। देखिए इसको बोलते हैं, देखिए स्थल का संकरा भाग है ना, स्थल का संकरा भाग दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है, इसको बोलते हैं स्थल संधि। ठीक है, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलों को जोड़ता है इसको स्थल संधि बोलते हैं। अच्छा, ये कॉमन सेंस में भी हल हो सकता है।
थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। बोल रहे हैं स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थल भागों को जोड़ता है। तो स्थल है और एक सकरा भाग है, वो दो बड़े स्थलों को जोड़ रहा, तो स्थल संधि होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? सबसे छोटा बताना है आपको। ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, यूरोप है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। सबसे छोटा महाद्वीप, कितने महाद्वीप हैं ये बताइए कमेंट में कि कुल कितने महाद्वीप हैं। और सबसे छोटा महाद्वीप इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है 42, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए ये एनसीईआरटी का एक चित्र है ना। मैंने इसको शेयर भी किया था कम्युनिटी पे भी और टेलीग्राम चैनल पे भी। अब इस चित्र को आप देखिए, यहाँ पर ये वर्ल्ड मैप है। अब इसमें सबसे छोटा महाद्वीप आपको कौन सा लग रहा होगा, देखिए बताइए इसमें सबसे छोटा कौन सा लगेगा आपको। अब देखिए इधर तो है अमेरिका, ये है अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। ये है दक्षिणी अमेरिका, काफ़ी बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है। इधर एशिया है, ठीक है, इधर अफ्रीका है, इधर यूरोप है। अब देखिए यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया है, ये काफ़ी छोटा लग रहा है, ठीक है, और ये अंटार्कटिका है। अब देखिए क्वेश्चन पे आइए, देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। मैप देखने के बाद आप समझ सकते हैं उसका राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान। दूसरा है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र। लास्ट ऑप्शन है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है, क्या शामिल है, कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं, है ना। अपर प्राइमरी स्टेज पर क्या क्या शामिल है बताइए। क्वेश्चन नंबर है 43 क्वेश्चन नंबर है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। अगला क्वेश्चन, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है। बताइए आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है। व्याख्यान विधि, व्याख्यानात्मक शिक्षण, संरचनात्मक प्रशिक्षण, अनुकरण, निपुणात्मक अधिगम। बताना है क्या है राइट आंसर, किस विधा का विरोधाभासी है ये बताना है आपको। 44 नंबर क्वेश्चन है, 44वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 व्याख्यानात्मक शिक्षण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा है। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए, सही उत्तर का चयन कीजिए। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचार के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। यह दूसरों के तर्कों और विश्वास को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती। ए सत्य है, बी असत्य है, ए असत्य है, बी सत्य है, ए बी दोनों असत्य हैं, ए और बी दोनों सत्य हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 ए सत्य है, बी सत्य है। देखिए कह रहे हैं कि ये दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती। तो ऐसा नहीं है, ये मदद करती है। आलोचनात्मक सोच जो है वो इस तरह की मदद करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से। कह रहे हैं अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। बी है अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण। तीसरा है मैट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े। चौथा है आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े। आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीके का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 46 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भौतिक विशेषता के मॉडल या प्राकृतिक शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, ठीक है। यहाँ पर प्रतिकृतियाँ लिखा है, ठीक है, प्रतिकृतियाँ लिखा है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। मॉडल या प्रतिकृतियाँ शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त हैं। इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान। इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। भौतिक विशेषताओं के मॉडल या प्रतिकृतियाँ शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान। बताइए इसका क्या सही विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 भूगोल, ज्योग्राफी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, स्थानीय समाचार पत्र में मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। स्थानीय समाचार पत्र है और उसमें मौसम की जानकारी दी गई है, किस प्रकार का सोर्स होगा, कैसे सोर्स, प्राथमिक सोर्स है, द्वितीयक सोर्स है, तृतीयक सोर्स है, प्राथमिक और तृतीयक दोनों है। क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 द्वितीयक सोर्स है। ठीक है, स्थानीय समाचार पत्र में मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का सोर्स है, द्वितीयक। अगला क्वेश्चन, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। अनन्य, विशेष, समावेशी, आधुनिक। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों से सीखते हैं, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। ठीक है, 49 का 3 समावेशी। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी बच्चे विकास के एक समान अनुक्रम से गुजरते हैं। क्या है, सभी बच्चे विकास के एक समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षकों को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। बताइए इसका ये स्टेटमेंट जो है सिद्धांत किसने दिया। सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, मतलब जितने बच्चे हैं विकास के सभी जो है समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। किसने कहा, CL ओगडेन, दूसरा है डी पार्सेल JH बेल और पियाजे। किसने, बताइए। क्वेश्चन नंबर है 50। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 जीन पियाजे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। कैसी शिक्षा, सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। बच्चों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। दूसरा है उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें। तीसरा है काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें। परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। बताइए क्या राइट आंसर होगा 51 का। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देना है। कैसी शिक्षा को, सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर है 51 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। देखिए ये इस तरह के क्वेश्चन जो है थोड़ा ध्यान से करा करिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन टफ होते हैं, क्योंकि पेडागोजी वाले क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो छात्रों को बहस और चर्चाओं मतलब एक दूसरे से डिस्कशन करें। बहस का मतलब नेगेटिव नहीं है, बहस का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव से एक दूसरे से डिस्कशन करें। ठीक है, डिस्कशन की बात कर रहे हैं, बहस मतलब वो नहीं कि बहस कर रहे हैं बिना मतलब की। अगला क्वेश्चन, एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उत्तम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है उसे कहते हैं आलोचनात्मक सोच, जटिल सोच, बुद्धिमान सोच, अमूर्त सोच। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर करने का प्रयास होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, आलोचनात्मक सोच कहेंगे, जटिल सोच कहेंगे, बुद्धिमान सोच कहेंगे या अमूर्त सोच कहेंगे। बताइए। देखिए इसको बोलते हैं आलोचनात्मक सोच, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, आलोचनात्मक सोच। अगला देखिए, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए। पशुओं के अवशेष से, ग्रेफाइट से, पौधों और खनिज से, स्लेट से। बताइए 53 का राइट आंसर क्या होगा। जो अजंता की गुफा है वहाँ पर चित्र बने हुए हैं ना, ऐसे चित्र बने हुए हैं, ऐसे 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 एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, देखा है होगा। अजंता की गुफाओं में चित्र बने हैं, कुछ ऐसे जानवरों के चित्र बने हुए हैं। ठीक है, हिरन के बने हुए हैं, किसी बड़े सांड या भैंसे जैसी आकृति बनी हुई है। तो वो जो आकृतियाँ बनी हुई हैं अजंता की गुफा में वो किसकी बनी हुई हैं। देखिए
पशु के अवशेषों की नहीं, ग्रेफाइट की नहीं, पौधे और खनिज की है। ठीक है, प्लांट एंड मिनरल्स। ठीक है, पौधे और खनिजों से बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर था 53। क्वेश्चन नंबर है अगला 54। सबसे पुरानी पांडुलिपि खालिस्तान पर लिखी गई थी, बताइए किस पर? ताड़पत्र पर, पत्थरों पर, कागज पर, लकड़ी पर, किस पर लिखी गई थी सबसे पुरानी पांडुलिपि? पांडुलिपि समझते हैं ना, मतलब कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जैसे लोग कागज पर लिखते हैं, पुराने ज़माने में लोग किस पर लिखते थे? सबसे पुरानी सबसे पहली पांडुलिपि जो है किस पर लिखी गई थी? ताड़पत्र पर, पत्थरों पर, कागज पर, लकड़ी पर। क्वेश्चन नंबर है 54। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, ताड़पत्र पर। ठीक है, पाम लीव्स पर, ताड़पत्रों पर। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि मतलब काल सबसे लंबी है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, महापाषाण काल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा राइट आंसर 53 का? ये हिस्ट्री क्वेश्चन है, एकदम शुरुआत में जो हम लोग पढ़ते हैं ना एंशियंट हिस्ट्री, हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले वाली जो पढ़ते हैं, उसमें पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल जो दिया होता है उसकी बात कर रहे हैं ये लोग। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो वहाँ से पढ़ लीजिए एक बार कि क्या क्या होता है वहाँ पर। और ये चीज़ आपको जो है अगर आपको पढ़ना है किसी बुक से तो मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी से 6 क्लास के एनसीईआरटी जो है पहला ही चैप्टर वहाँ पे दिया होगा, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिए 6 क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री की, वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा इसके बारे में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम चला जाएगा, लेकिन मैं अभी करवाऊँगा हिस्ट्री की भी एनसीईआरटी, धीरे धीरे मैं पूरी करवाऊँगा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूरी कराऊँगा। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो देखते रहिए। देखिए इसका राइट आंसर है 55 का राइट आंसर है ऑप्शन 1, पुरापाषाण काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 56। दी गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। ए सत्य है, बी असत्य है, ए असत्य है, बी सत्य है, ए और बी दोनों असत्य हैं। चौथा है ए बी दोनों सत्य हैं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान स्थित है, ए है, बी है यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो बताइए दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य हैं, या दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य हैं, एक सत्य है, दूसरा सत्य है, कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है? बताइए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, 56 का 4 है। मतलब मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए गए हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, मेहरगढ़। अच्छा, मेहरगढ़ के बारे में भी एनसीईआरटी में जहाँ आप ये पढ़ोगे ना, ये पूरा पाषाण काल वगैरह, इसी के आसपास आपको जो है यहाँ पर एक इंडिया का मैप दिखाया जाएगा, और फिर वहाँ पे जो है इस तरह के मेहरगढ़, राखी गढ़ी, है ना, ऊपर चिरांद, ये सब चीज़ें जो हैं दिखाई गई हैं। तो वो एनसीईआरटी में चित्र बना हुआ है, बहुत अच्छा चित्र बना हुआ है, उसको आप जो है देख लीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिलते हैं? पंजाब में मिलते हैं, हरियाणा में मिलते हैं, गुजरात में, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर हड़प्पा के नगर जो हैं वो सबसे ज़्यादा मिलते हैं? कहाँ मिलेंगे बताइए? पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, जम्मू कश्मीर में। देखिए इसका राइट आंसर है 57 का राइट आंसर है ऑप्शन 3, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में जो है हड़प्पा के सबसे ज़्यादा नगर आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में, ऋग्वेद की रचना मतलब किस भाषा में की गई थी? क्वेश्चन ये है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? ब्राह्मी में, पाली में, संस्कृत में, प्राकृत में। बताइए 58 का राइट आंसर क्या होगा? अब देखिए ये तो कॉमन सेंस भी कर सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि, पाली लिपि, है ना, ये सब, और प्राकृत, ये सब तो बहुत मतलब कि इसके बाद है, ये सबसे पुरानी संस्कृत है, तो संस्कृत में ही लिखा गया होगा, है ना। ऋग्वेद जो है वो किस में है? संस्कृत में, ध्यान रखिएगा। अब बताइए 4 वेद कौन कौन से हैं, आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, चारों वेद जो हैं कौन कौन से हैं लिख सकते हैं आप कमेंट में। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे महावीर, प्रसेनजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु। कौन थे? 6वीं सदी ईसा पूर्व में मगध जो महाजनपद था ना, उसके जो है पहले शासक कौन थे?
क्वेश्चन नंबर 59, आंसर बताइए इसका राइट क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 बिम्बसार। ठीक है, तो 59 का ऑप्शन जो है वो क्या है, बिम्बसार। बिम्बसार जो है वो 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, इसका शासनकाल जो था बिम्बिसार का, और ये हर्यक वंश था। कौन से वंश थे, हर्यक वंश से था। अब जब बिम्बिसार जो है वो हटेगा तो उसके बाद कौन आएगा, अजातशत्रु। ठीक है, तो पहला नंबर पे आएगा बिम्बिसार, दूसरे नंबर पे आएगा अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु ने जो है अपने पिता की हत्या की और जो है राजगद्दी प्राप्त की। ठीक है, अजातशत्रु के बाद आएगा उदयन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए, 3 क्रम ध्यान रखिएगा। बिम्बिसार, बिम्बिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन। ठीक है, उदयन, उदयन। ठीक है, ये कौन सा वंश है, हर्यक वंश। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हर्यक वंश है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता चल गया, क्या है, बिम्बिसार। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है, गलत बताना है, जो नहीं है मतलब बुद्ध, धम्म, अहिंसा, संघ, कौन सा नहीं है बताइए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बुद्ध, धम्म, अहिंसा, संघ। क्वेश्चन नंबर है 60 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 अहिंसा, इसमें से नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अब आ गया पॉलिटी का। ठीक है, क्वेश्चन है किसका, पॉलिटी का। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कौन करता है। पहला कह रहे हैं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता, लोकसभा सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधायक। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव। ठीक है, देखो राज्यसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा की नहीं, राज्यसभा की बात कर रहे हैं। कौन करेगा बताइए। 61 का राइट आंसर क्या होगा, कौन करेगा इनका चुनाव। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 विधानसभा के सदस्य, जो विधायक होते हैं वो करते हैं। ठीक है, राज्यसभा में जो डायरेक्टली चुन के जाते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया। संसदीय और एकात्मक, राष्ट्रपति और संघीय, राष्ट्रपति और एकात्मक, संसदीय और संघीय। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया बताइए। भारत की शासन प्रणाली कैसी है। 62 का क्या होगा राइट आंसर। संसदीय एकात्मक है ना, राष्ट्रपति संघीय, राष्ट्रपति और एकात्मक, संसदीय और संघीय। 62 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए 62 का राइट आंसर है ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है, मतलब संसदीय और संघीय, पार्लियामेंट्री एंड फेडरल। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचित क्षेत्र आरक्षित हैं। 48 हैं, 84 हैं, 47 है, 74 है। अब देखिए कन्फ्यूज़न कितना किया गया है यहाँ पर, पहले 48 लिखा है, फिर उसी को आगे पीछे कर दिया, 84 कर दिया, 47 है, फिर उसी को 74 कर दिया गया है ना। तो कंफ्यूज करने के लिए ये किया गया है। बताइए 63 का राइट आंसर क्या होगा। 63 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 84। ठीक है, 84, ये ध्यान रखिएगा। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का, तीसरा है शोषण के विरुद्ध, चौथा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा इसका राइट आंसर होगा 64 का बताइए। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 समानता का अधिकार। ठीक है, क्यों, क्योंकि आर्टिकल 1 से लेकर जो है आर्टिकल 12 से लेकर के मतलब 12 में और 13 में, ठीक है,
12 में स्टेट दिया है, 13 में क्या दिया है, लॉ दिया है कि क्या लॉ नहीं है, ठीक है। फिर जो है 14 से लेकर के 18 तक, ठीक है, समानता का अधिकार होता है। और जो बोल रहे हैं अस्पृश्यता वाला, ये आता है 17 नंबर पे, ठीक है। तो 14 से 18 जो है वो समानता का अधिकार है, तो 17 वाला भी इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार मत लगाइएगा, ये गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। समानता का अधिकार जो है 14 से लेकर 18 के बीच में आता है ना, तो 17 नंबर भी इसी के अंदर आएगा, है ना, अनटचेबिलिटी वाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। कुछ लोग यहाँ पे ये वाला लगा देते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, बताना है। चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, फिर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर 65 का। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। संपत्ति का अधिकार अब नहीं है, पहले था, ठीक है। तो बताना है नहीं है। शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। अस्पृश्यता के आधार पर खाली स्थान में क्या भरेंगे आप, बताइए। शारीरिक विकलांगता, लिंग, जाति, वंश। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर है 66, इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। फिजिकल डिसेबिलिटी, जेंडर, कास्ट, रेस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 मतलब जाति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है काफ़ी मतलब पॉलिटी से कई क्वेश्चन है ना, तो पॉलिटी भी आप जो है एक बार पढ़िएगा, ठीक है। और मैं पेपर से पहले मैं पॉलिटी कवर कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो तब तक उससे पहले आप थोड़ा बहुत रिवीजन कुछ कर लीजिए। ये राइट आंसर होगा कास्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, राज्यपाल करेगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये 2022 में भी आया था क्वेश्चन, ठीक है। ये 2022 में भी 2022 में भी आया था ये क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, राज्यपाल करेगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसको मैंने करवाया भी है, ये वाला मतलब 2022 वाला सेट करवाया था ना एक दिन, 28 दिसंबर का जो पेपर हुआ था 2022 में ऑनलाइन, उसको करवाया था। अभी फिर बाद में करवाया है 7 फरवरी वाला, ठीक है। वो पहली मैराथन है, ये 2018 का है, ये दूसरी मैराथन है, ठीक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल, ठीक है। ऑप्शन 3, 67 का ऑप्शन नंबर 3, राज्यपाल जो है किसको नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री को, ठीक है। अब बताइए राष्ट्रपति जो है किसको नियुक्त करता है, ठीक है। राष्ट्रपति किसको किसको नियुक्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? अब देखो यहाँ पे पूछे पहले मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है, फिर कह रहे हैं राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है ना। बताइए प्रधानमंत्री करेगा, मुख्यमंत्री करेगा, मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर है 68, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए मुख्यमंत्री तो नहीं करेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री को खुद ही राज्यपाल कर रहा है ना, तो मुख्यमंत्री तो नहीं होना चाहिए, है ना। प्रधानमंत्री भी नहीं करता, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं करते, बचा कौन? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 69, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन कराता है? प्रधानमंत्री का चुनाव कौन कराएगा? मंत्रियों की परिषद कराएगी, मुख्यमंत्री कराएंगे, सांसद कराएंगे, सॉरी कि प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? चुनाव कौन करता है? मंत्रिपरिषद करता है, मुख्यमंत्री करता है, सांसद करते हैं, सांसद और विधायक करते हैं। बताइए प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? कौन चुनेगा अपना प्रधानमंत्री? बताइए। क्वेश्चन नंबर है 69, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, सांसद, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? ठीक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? CGI को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, होम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, या प्रधानमंत्री को? बताइए किसको बोलेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश को बोला जाएगा, या फिर गृह मंत्री को, या राष्ट्रपति को, या प्रधानमंत्री को? भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है?
ये तो क्वेश्चन बहुत सरल है, मतलब अगर 5th क्लास के बच्चे से पूछें तो बता सकता है। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन। देखिए, राष्ट्रपति को बोलते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? भारत में राज्य का पहला नागरिक, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश। अभी देखो, यहाँ पे क्या है, भारत का पहला पूछ रहे हैं, अब यहाँ पे कह रहे हैं भारत में राज्य का, है ना। ये पूरे इंडिया की बात कर रहे थे, यहाँ पे स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन में स्टेट की बात कर रहे हैं कि स्टेट का पहला नागरिक किसको माना जाएगा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? 71 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर जैसे सेंट्रल में, मतलब भारत के पूरे भारत की बात करें तो जो राष्ट्रपति स्थिति राष्ट्रपति की है, वही स्टेट लेवल पे राज्यपाल की होती है। ठीक है, तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। 71 का जो है ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा, द गवर्नर। देखिए ये क्वेश्चन जो है वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद जो है 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, ये 2014 के बाद के हिसाब से बताना है कौन सा होगा। मान लीजिए आप थोड़ा पीछे जाइए और वर्तमान लोकसभा क्या है 2014, उस हिसाब से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बताइए। देखिए इसका राइट आंसर होगा इस हिसाब से 72 का 4, 16वीं लोकसभा। अभी वर्तमान में 2023 चल रहा है, तो उस हिसाब से कौन सी लोकसभा है बताइए आप कमेंट में। ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन, 2023 के सीटेट में इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2024 में फिर चुनाव है, तो इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। बताइए भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, किस हिसाब से बताना है। ये 2018 का, ठीक है, 2018 का पेपर है, उस हिसाब से बताना है वर्तमान का राष्ट्रपति कौन है। राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। अब देखिए कितना सरल क्वेश्चन है। अब नरेंद्र मोदी जी तो है नहीं, प्रतिभा पाटिल भी नहीं है, एम वेंकैया नायडू भी नहीं है। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? 4, रामनाथ कोविंद। अब इस तरह क्वेश्चन जो है ये 2018 के हिसाब से है। ठीक है, 2018 के हिसाब से, वर्तमान में 2023 चल रहा है। ठीक है, वर्तमान में 2023 चल रहा है। अब बताइए कि जो है जो राष्ट्रपति हैं कौन है, नाम लिखिए उनका कमेंट में। अब इतने सरल क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो गलत होने ही नहीं चाहिए। मतलब राष्ट्रपति का नाम पूछ ले रहे हैं, इससे सरल चीज़ क्या होगी, है ना। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का नाम आप कमेंट में लिखिए, कौन है उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? किसका उल्लेख नहीं किया गया है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सरकार का ढांचा, राजनीतिक दलों के नाम और नागरिकों के अधिकार। क्या नहीं है, उल्लेख किसका नहीं किया गया है बताइए। 74 का राइट आंसर क्या होगा? 74 का राइट आंसर क्या होगा? किसका उल्लेख नहीं किया गया है संविधान में, भारत के संविधान में? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सरकार का ढांचा, नागरिकों के अधिकार, राजनीतिक दलों के नाम। देखिए राइट आंसर है ऑप्शन 3, राजनीतिक दलों के नाम। ये मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है, सरकार का कैसा ढांचा होगा ये पता है हमें, कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएगा। और नागरिकों के अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है, वो हो जाए, वो मिल जाएगा। लेकिन ये जो राजनीतिक दलों के नाम है ये नहीं होगा। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा बताइए आप। राजनीतिक दलों के अगर नाम हमको पता करने हैं तो ये कहाँ मिलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है, कोई एक्ट में होंगे। ठीक है, बताइए किस एक्ट में होंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है, मतलब नॉमिनेट। राज्यसभा में कुछ मेंबर नॉमिनेट होकर आते हैं ना, कितने मेंबर नॉमिनेट होकर आते हैं ये आप बताइएगा। कितने मेंबर नॉमिनेट होकर आते हैं ये बताइएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं, कौन जो है नॉमिनेट करते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है 75। ठीक है, 75 का राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं सदस्यों को। नॉमिनेट करके कुछ सदस्य आते हैं ना, तो आपको बताना है कितनी संख्या है, मतलब कितने लोग नॉमिनेट हो सकते हैं। 10, 12, 15, 16, 20 कितने हो सकते हैं आपको लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था?
क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष बताना है। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, गलत ना कर देना। संविधान सभा का अध्यक्ष, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मत लगा देना भाई साहब। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किस कमेटी के हेड थे। ठीक है, किस कमेटी के हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये बताना है आपको। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल। भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल शब्द पे ध्यान दीजिए। इंडियन गवर्नर जनरल है ना, इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ओनली। बताइए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी पट्टाभी सीतारमैया, सी टी कृष्णमाचारी, सी राजगोपालाचारी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी इसका राइट आंसर है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, फिर उनके बाद गवर्नर जनरल पद हट ही गया। ठीक है, क्या अभी वर्तमान में गवर्नर जनरल हैं, नहीं होते अब। ठीक है, तो जब देश आज़ाद हुआ तो इन्हीं को गवर्नर जनरल बना दिया गया, उसके बाद से ये पद हट गया। भारत का संविधान कब अपनाया गया, भारत का संविधान कब अपनाया गया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। बताइए इसका राइट आंसर क्या है, मतलब इससे सरल क्वेश्चन क्या आएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। अब देखो डेट में कन्फ्यूजन हुआ बात अलग है, लेकिन ये सरल क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि डेट तो पता ही होनी चाहिए ना कि हमारा संविधान कब लागू हुआ, कब अपनाया गया, ये तो पता ही होना चाहिए, है ना। आप टीचर हैं, टीचर की तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये तो पता ही होना चाहिए भारत का संविधान कब अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर है 78। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर है 78 का राइट आंसर है ऑप्शन 3, 26 नवंबर 1949। ठीक है, जो प्रियम्बल है हमारी प्रस्तावना उसको पढ़िए, उसमें लास्ट में डेट लिखी हुई है। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, निर्णायक भूमिका या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी। बताना है। जो भारतीय रियासतें थी ना, जैसे जब देश आज़ाद हुआ तो कितनी रियासतें थी, शायद 552 रियासतें थी। ठीक है ना, इतनी ही थी। तो उनको जो एकीकृत करने का काम किसने किया, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा 79 का ऑप्शन नंबर 2, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है प्रतिमा बनाई गई है गुजरात में, क्या नाम है उसका बताइए। जो बहुत बड़ी प्रतिमा है उसका नाम क्या है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है गुजरात में, किस नदी के किनारे है और नाम क्या है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है। बताइए। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, राज्य और स्थानीय सरकारी निकाय, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय सरकारी निकाय। बताइए निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है। क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 80 नंबर क्वेश्चन। बताइए। देखिए इसका राइट आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। कौन समिति के, मसौदा समिति, मसौदा को बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कमेटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। बताइए। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। अभी मैंने ऊपर पूछा भी था एक क्वेश्चन आपसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किस कमेटी के जो है हेड थे या चेयरमैन थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब वैसे इनडायरेक्टली जो है मैंने आंसर ही बता दिया है ना। 81 का राइट आंसर है ऑप्शन 2, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
ठीक है। अब देखो ऊपर जो क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन मत करना, ठीक है। ऊपर पूछा था अलग क्वेश्चन, यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी की बात हो रही है। क्वेश्चन देखिए अगला 82 नंबर, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? क्वेश्चन पहला विकल्प है मुर्शीद कुली खां, नादिर शाह, अली वर्दी खां, बुरहान उल मुल्क। बताइए 82 का राइट आंसर क्या होगा? 82 का राइट आंसर बताइए, चार में से पढ़िए और बताइए क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 82। देखिए हिस्ट्री पढ़ी होगी तो इन लोगों के बारे में पढ़ा होगा आपने, है ना। मुर्शीद कुली खां के बारे में पढ़ा होगा, नादिर शाह के, अली वर्दी खान के। इसके बारे में भले ना पढ़ा हो लेकिन इन तीनों के बारे में तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। बताइए इसका सही विकल्प। देखिए अब मैं बता रहा हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। 82 का राइट आंसर है ऑप्शन 1, ठीक है, मुर्शीद कुली खां, ठीक है, मुर्शीद कुली खां। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? किसने कहा ये? किस गवर्नर जनरल ने? लॉर्ड डलहौजी ने, विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने? बताइए क्या होगा 83 का राइट आंसर? 83 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर बताइए। वीडियो को पॉज कर लिया करिए, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लिया करिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 83 का। अब देखिए इन सब के बारे में पढ़ा होना चाहिए, डलहौजी के बारे में पढ़ा होना चाहिए, थोड़ा बहुत बेंटिक के बारे में, कैनिंग के बारे में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, ठीक है। 1857 की क्रांति पढ़ी होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। पिछले अभी कल जो मैराथन करवाई थी उसमें क्वेश्चन था भी 1857 का और डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया था। देखिए 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए गवर्नर से दो क्वेश्चन आए, मतलब गवर्नर इंपॉर्टेंट है, गवर्नरों के बारे में पढ़ लीजिएगा एक बार। किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? किसने कहा? लॉर्ड रिपन ने कहा, लॉर्ड कैनिंग ने कहा, लॉर्ड डलहौजी ने या लॉर्ड माउंटबेटन ने? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 84 का राइट आंसर क्या होगा? अब देखिए लॉर्ड माउंटबेटन तो एकदम आखिरी में देश आज़ादी के समय आया था ना, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। बताइए इन तीनों में बताइए क्या होगा राइट आंसर। अब क्वेश्चन को थोड़ा सरल कर दिया मैंने, है ना। लॉर्ड रिपन होगा, लॉर्ड कैनिंग होगा, लॉर्ड डलहौजी होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। देखिए अब मैं बता रहा हूँ इसका राइट आंसर। 84 का राइट आंसर है ऑप्शन 3 लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? नाना साहब ने, बाजीराव प्रथम ने, बाजीराव द्वितीय ने, बहादुर शाह जफर ने? कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? नाना साहब, बाजीराव, बाजीराव द्वितीय, बहादुर शाह जफर? वीडियो को पॉज कीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए मैं बता रहा हूँ इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 1 नाना साहब, ठीक है। 85 का ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कारखाने के विषय में पढ़ने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी एक कहानी पर सुनाना, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, और तीसरा है किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। बताइए 86 का राइट आंसर क्या होगा? किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, किसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करोगे या फिर आमंत्रित करोगे, कहानी सुनाओगे, क्या करोगे बताओ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंग्लिश में भी आप लोग क्वेश्चन जो है, अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ से, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पीडीएफ जो है, इसकी पीडीएफ में जो है आपको वही जो टेलीग्राम ऊपर बताया गया है वहीं पे डेसिमल 004, ठीक है, 004 सर्च कीजिएगा, वहीं पे आपको मिल जाएगी ये पीडीएफ, ठीक है। तो एक पीडीएफ ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करके। बताइए देखिए इसका राइट आंसर होगा 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित कराना, जाके वहाँ पे विज़िट करवाना लोगों को, ठीक है, ताकि कारखाने के विषय में समझ सकें, या फिर बच्चों को अगर बताना है तो बच्चों को भी हम विज़िट करा सकते हैं, ठीक है। एडुशेट बता रहे हैं, एडुशेट क्या है?
एडुसेट क्या है? बताइए एडुसेट क्या है? पहला विकल्प है रॉकेट, जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रह को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। दूसरा है सौर मंडल में खोजा गया एक नया ग्रह, एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। चौथा है एक मानव निर्मित उपग्रह। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? 87 का राइट आंसर क्या होगा? 87 का राइट आंसर क्या होगा? चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। एडुसेट क्या होगा? देखिए 87 का राइट आंसर है ऑप्शन 4, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है पंचवाणी बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया? मीराबाई, कबीर, गुरु नानक, रविदास। बताइए। क्वेश्चन नंबर 88 है, इसका राइट आंसर क्या होगा? मीराबाई, कबीर, गुरु नानक, रविदास। देखिए अब आपने पढ़ा होगा बीजक, बीजक जब भी पढ़ा होगा तो ये हमेशा पढ़ा होगा कबीर का। ठीक है, कबीर का पढ़ा होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कबीर। अगला क्वेश्चन देखिए, अब दो ही क्वेश्चन हैं यहीं तक। ठीक है, दो क्वेश्चन और बचे हैं। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? गुर्जर प्रतिहार काल की, राष्ट्रकूट काल की, चालुक्य काल की, गुप्त काल की। बताइए किस काल की जो है कृति है? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट काल, चालुक्यास। बताइए। 89 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, राष्ट्रकूट काल की। ठीक है, 89 का क्या होगा? राष्ट्रकूट काल की। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्य शोधक समाज और सेवा समाज। कौन सा जो है संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्य शोधक समाज, सेवा समाज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, ब्रह्म समाज। ठीक है, तो ये आपने जो किए थे 60 क्वेश्चन, हम लोगों ने भी 60 क्वेश्चन डिस्कस किए। 60 में से आप एक कितने सही हुए हैं आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है डेसिमल 004। ठीक है, इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, या फिर ये QR कोड है इसको स्कैन कर लीजिए, आपको यहाँ पर PDF मिल जाएगी। ठीक है, MCQ मिलेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मिलेंगे। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग रोज़ अपलोड करते हैं, तो आप उनको क्विज़ के माध्यम से जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो और आपको जब भी दोबारा वीडियो देखनी हो, ठीक है, तो आप डेसिमल GS स्टडी सर्च कीजिए। ठीक है, इसका नाम पहले डेसिमल था, अब डेसिमल GS स्टडी हो गया है, तो आपको ये सर्च करना है तो आपको सारी वीडियोस खुल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर CDP की, हिंदी की, इंग्लिश की, NCERT की, मैथ की, मैथ पेडागोजी की, इंग्लिश पेडागोजी की, हिंदी पेडागोजी की सारी वीडियोस आपको वहाँ पे उपलब्ध होंगी। ठीक है, संस्कृत की वीडियो आपको वहाँ मिल जाएंगी अगर आपका सब्जेक्ट संस्कृत है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहले वाली मैराथन, ठीक है, इससे पहले वाली मैराथन अगर आपने नहीं देखी है, मैराथन जो है वो वाली देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें भी हम लोगों ने 60 क्वेश्चन किए हैं, और वो 2022 का जो है PYQ है, उसको भी सॉल्व करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्कोर इंक्रीज़ करते रहिए और देखते रहिए डेसिमल GS स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।